पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मिलकर सत्ता बनाएंगे। दीदी का वोट बैंक उनसे खफा हो जाएगा। शायद इस बार नहीं, लेकिन आने वाले समय में शायद दीदी भी ये बात मान जाए कि भाईजान एक ही उसूल पर चलते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। एक मुश्त वोट बैंक उर्फ भाईजान का कोई सगा नहीं। आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पसंद है क्योंकि वो मजबूत है। इसके पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस पसंद थी। आगे शायद ओवैसी और हुमायूं कबीर पसंद आ जाए। मकसद एक ही है, भाजपा को हराना है, चाहे हराए कोई भी। चलिए वीडियो में आगे इस पर अच्छे से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पश्चिम बंगाल में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नाम आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है। यह है तृणमूल कांग्रेस का निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। वही हुमायूं कबीर जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जैसी विवादास्पद घोषणा करता है और उसके ठीक एक दिन बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर देता है। खबरों की माने तो ये नया राजनीतिक गठबंधन करीब 135 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयारी में है, जो कि कई सवाल छोड़ जाता है कि ये नया गठबंधन पश्चिम बंगाल की राजनीति को किस ओर लेकर जाएगा। जीत हो या हार, आखिर वो कौन सा वर्ग है जो इस गठबंधन को समर्थन देने आएगा, या ममता बनर्जी को इससे कोई नुकसान देखना पड़ेगा, या भाजपा से निपटने के लिए इस गठबंधन को बनाया जा रहा है। और सबसे अंतिम सवाल, आखिर ये गठबंधन हमें मुस्लिम लीग की क्यों याद दिलाता है। दोस्तों, अगर भारत की राजनीति को समझना हो तो मोटे तौर पर दो हिस्सों में समझा जा सकता है। एक है विकास की राजनीति और दूसरी है वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति का मतलब उस एक विशेष समुदाय के एक मुश्त वोट हासिल करना है जो भाजपा को हराने के लिए नेगेटिव वोटिंग करता है। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि दशकों से चलती आ रही तुष्टीकरण की राजनीति का ही उदाहरण है। और भारत में सबसे ज्यादा चर्चित वोट बैंक अगर किसी का रहा है तो वो है मुस्लिम वोट बैंक का। इस वोट बैंक की खासियत ये बताई जाती है कि ये वोट कई टुकड़ों में नहीं बढ़ता, बल्कि अक्सर एक दिशा में कंसोलिडेट वोट करता है। और ये वोट अक्सर उसी सेक्युलर पार्टी में जाता है जिसे वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम मानता है। देखा जाए तो ये पैटर्न कई दशकों तक भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। और क्योंकि बंगाल में जल्द ही चुनाव होने को है, तो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ भी जरूर नजर आएगी, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही ममता बनर्जी सत्ता में टिकी हुई है। राज्य का मुसलमान अच्छी तरह से जानता है कि तृणमूल कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, ऐसी पार्टी जो खुद को अल्पसंख्यकों की हितैषी बताती है, और इनके लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम रहता है। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी को ही ले लीजिए, जो ब्राह्मण होने के बाद भी नमाजी बनी फिरती हैं। यही कारण है कि पूजा कैसे करनी है अब ये भूल चुकी हैं। इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या सोचता है, इन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि मुसलमान क्या सोचता है। तभी तो इनकी राजनीति सेक्युलर कही जाती है। दोस्तों, इन सेक्युलर पार्टियों का राजनीतिक गणित सीधा होता है। मान लीजिए 2 से 5% आरक्षित वोट भी किसी सीट पर हार जीत तय कर सकते हैं। इसीलिए मुस्लिम वोट को साधना एक रणनीतिक जरूरत बन जाती है। मगर हकीकत यह है कि धीरे धीरे ये मजबूरी कई पार्टियों को ऐसे बयानों और रुख की ओर ले जाती है जो अक्सर माइनॉरिटी अपीजमेंट की तरह देखे जाते हैं। कई बार ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये राष्ट्र विरोधी स्टैंड भी लेने लगते हैं। तमिलनाडु में ही देख लीजिए, इंडी गठबंधन के 100 सांसदों ने एक जज को इम्पीच करने की तैयारी कर ली है। वजह, एक मंदिर में दीप प्रज्वलन, और ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करने के लिए। अब मुस्लिम वोट बैंक के भीतर भी एक सोच ऐतिहासिक रूप से रही है। वो ये होती है कि जब तक अपना मजबूत नेता या पार्टी नहीं है, तब तक मजबूरी में उसी पार्टी को वोट दो जो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन फिर जैसे ही इनका खुद का नेता खड़ा हो जाता है, तो इनका भी वोट बैंक
बदल जाता है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बदलाव को सबसे बेहतर तरीके से मुर्शिदाबाद और बहरामपुर के उदाहरण में समझा जा सकता है, जहां अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत नेता रहे। उनकी जीत का एक बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक था। वो मुसलमानों को खुश करके उन्हें अपना वोट बैंक बनाते और ये वोट बैंक चुनाव में बार बार उन्हें ही जिताता। इलाके में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी संख्या थी, लेकिन उनके पास कोई अपना मजबूत नेता नहीं था, तो उन्होंने कांग्रेस के सेक्युलर चेहरे अधीर रंजन चौधरी को जिताते रहे। लेकिन समय बदल गया जब इलाके में तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान जैसे मुस्लिम चेहरे की एंट्री होती है, तो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से खिसक गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अधीर रंजन चौधरी उसके बाद कई बार चुनाव हारते रहे। दोस्तों, यही मॉडल आज पूरे बंगाल में रिपीट होने की कगार पर है। वजह है हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित, विवादास्पद बयान और उसके तुरंत बाद ओवैसी के साथ गठबंधन की घोषणा। ये सब सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी के फैसले नहीं लगते, ये एक बड़ा सिग्नल है मुस्लिम राजनीति को अब सपोर्टिंग रोल से निकालकर लीड रोल में लाने की कोशिश है। यानी मुस्लिम वोटर के पास अब अपने ही समुदाय से नेता सामने है, जिससे समुदाय को भाजपा से लड़ने की मजबूती नजर आएगी। और हो भी सकता है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक भी इससे डगमगा जाए, जैसे अधीर रंजन चौधरी के साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों, अगर हुमायूं कबीर और उसका गठबंधन हार भी जाता है, तो ये मत समझिएगा कि इनकी राजनीति यहीं खत्म है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई नई पार्टी चुनाव हार जाए तो उसका राजनीतिक सफर खत्म हो जाता है, लेकिन इतिहास इससे बिल्कुल उलट कहानी कहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुस्लिम लीग 1935 से 36 और 1945 से 46 का अनुभव। इससे पहले 1935 से 36 के चुनाव में मुस्लिम लीग लगभग 90% से ज्यादा सीटों पर हार गई थी। वो एक कमजोर राजनीतिक ताकत मानी जाती थी, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद 1945 से 46 के चुनावों में ही वही पार्टी 95% से भी ज्यादा सीटों पर जीत जाती है। इससे ये समझ आता है कि डेमोग्राफी और राजनीतिक चेतना के बदलाव से सिर्फ 10 साल में पूरा राजनीतिक नक्शा पलट सकता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत समय के साथ बदल रहा है, ये आप सबको पता है। कई सीमावर्ती जिले और उत्तर व दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाके, यहाँ मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसे में जब डेमोग्राफी बदलती है तो वोटिंग बिहेवियर बदलता है। नई पार्टियां उभरती हैं, पुरानी पार्टियों की मोनोपॉलिसीज टूटती है, और हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन इसी बदलाव का सीधा संकेत है। ऐसे में हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि ये पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि वोट बैंक और क्या करेगा, सवाल ये है कि ऐसे नेता अपने वोट बैंक को अपीज करने के चक्कर में किस हद तक गिरेंगे।